हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा मैं जो नितेंद्र सर ने कल आप लोगों को बताया था। सर ने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट सर्टिफिकेट एंड हाउ टू मर्ज इट विद अ पर्टिकुलर डेटाबेस। तो डेटाबेस मतलब इन सेंस कि हम क्या करते हैं कि अगर मुझे सर्टिफिकेट बनाना है मान लीजिए, या फिर कोई एप्लीकेशन बनानी है जो कि मुझे बहुत सारे लोगों को भेजना है, एक ही बार में 100 लोगों को भेजने हैं, 200 लोगों को भेजने हैं, तो हम उसको किस तरीके से बनाएं। क्या मैं 100 बार एप्लीकेशन लिखूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 100 बार क्यों लिखूंगी? मैं अपने एप्लीकेशन से क्यों खराब करूंगी? तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं किसी टूल का यूज करूँ, एंड दैट टूल इज मेल मर्ज यूज करती हूँ। तो सर ने कल सिंपली आपको एक सर्टिफिकेट बनाना सिखाया, एक लेआउट कैसे बनाते हैं सर्टिफिकेट का, और उसके बाद सर ने आपको उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को मर्ज कैसे करना है वो आपको बताया था। तो मैं जस्ट उसका 2 मिनट में ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फर्दर टॉपिक्स कराऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज जो है मैं आज छोटे से एग्जांपल के साथ बताऊंगी, सर्टिफिकेट के साथ तो सर ने बता दिया ऑलरेडी। तो मैं बताऊंगी कि मान लीजिए कि अगर कॉलेज में हम अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं 100 टीचर्स की, तो मुझे 100 टीचर्स का अपॉइंटमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 100 टीचर्स के नाम एंटर करने पड़ेंगे। इन केस हो सकता है उनका एड्रेस डालना पड़े या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़े। तो क्या मैं उनको 100 बार बनाऊंगी उसी सेम अपॉइंटमेंट लेटर को? 100 लोगों के लिए अलग अलग बार थोड़ी ना बनाऊंगी मैं। तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं उसके अंदर मेल मर्ज यूज करूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद मान लीजिए मुझे अपने कैंडिडेट का नाम लिखना है जिसको मैं अपॉइंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नाम के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट डालना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ कंटेंट आएगा, मैं कंटेंट कुछ भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में शो करना है आप लोगों को। उसके बाद आई विल राइट थैंकिंग यू, फाइन, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दूंगी। मान लीजिए ऊपर टू के बाद मुझे हर एक कैंडिडेट का नाम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस टाइप के कंटेंट जो है डालने हैं। तो मतलब मुझे मर्ज करना है कंटेंट को। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना मेल मर्ज का ऑप्शन आता कहाँ पर है? सबसे पहले मैं जाऊंगी अपने मेन्यू बार के अंदर। मेन्यू बार में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मेलिंग्स का ऑप्शन आता है। नाम से ही पता चल रहा है मेलिंग का, फिर वहीं पे आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। आई क्लिक ऑन मेलिंग्स एंड आप यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर ढूंढेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का। आई विल फटाफट से मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड, डॉक्यूमेंट। आई विल क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल रिजर्व। स्टेप बाय स्टेप मैं करने वाली हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पर एक मेल मर्ज का एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर विंडो खुल के आई है। इसके अंदर आपको क्या पूछ रहा है वो, कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिए कि आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर है या चाहे कोई लेटर ही है मान लीजिए, तो आई क्लिक ऑन कि भाई मुझे लेटर टाइप का मैंने जो है डॉक्यूमेंट अपना लिया है। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आप सबसे बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट। सिंपली मैं क्या करूंगी, इस पे पर क्लिक कर दूंगी। उसके बाद ये मुझसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आप किस डॉक्यूमेंट से यूज कर रहे हैं। क्या वो डॉक्यूमेंट इस वक्त आपके पास खुला हुआ है, या फिर आप किसी टेम्पलेट से अपना काम करना शुरू करना चाहते हैं। टेम्पलेट इन द सेंस, जैसे कल आपको मितेंद्र सर ने एक सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट बनाकर दिखाया था, उसको मैं बनाकर अगर ऑलरेडी सेव कर लूँ, उसको अगर मैं यूज करूंगी तो मैं यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट डाल सकती हूँ। इसी तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट करता है, उस डॉक्यूमेंट को यूज करने वाली हूँ मर्ज करने के लिए। तो इस वक्त मैं जो आपको एग्जांपल बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि जो मैंने अभी करंटली, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेटर देख रहे हैं, मैं उसमें मेल मर्ज का यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर किस पर क्लिक कर रही हूँ, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। मैंने इस पे क्लिक किया। आई विल गो इन द बॉटम। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीवियस पे जाने का ऑप्शन आ रहा है और नेक्स्ट पे जाने का ऑप्शन आ रहा है। प्रीवियस पे तो जाना नहीं है क्योंकि प्रीवियस हमने सारा काम कर दिया। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में वो कह रहा है सिलेक्ट रेसिपेंट्स। ऑब्वियसली अगर मुझे लेटर 100 लोगों को भेजना है, 20 को भेजना है, तो मुझे एक रेसिपेंट की लिस्ट चाहिएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके नाम, वो सब चाहिएगा। तो आई विल क्लिक ऑन दिस सिलेक्ट रेसिपेंट ऑप्शन। अब यहाँ पर फिर से वो आपसे कुछ चीजें मांग रहा है, जैसे कि आप कहाँ से अपनी रेसिपेंट लिस्ट लाना चाहते हैं। तीन ऑप्शन ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो भी मैं क्रिएट करूंगी लिस्ट आपको क्रिएट करके बताऊंगी, उसको लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलरेडी है उसको लेना चाहते हैं। तो कल आपको मितेंद्र सर ने एक डेटाबेस बनाकर उसको मर्ज करके दिखाया था। अभी मैं यहाँ पर
फिर से क्रिएट करूंगी टाइप अ न्यू लिस्ट, मुझे बिल्कुल एक नई लिस्ट बनानी है। तो मैं इस पर क्या कर रही हूँ, टाइप अ न्यू लिस्ट। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आई विल क्लिक ऑन दिस। और यहाँ पर देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, बहुत सारी इन्होंने चीजें डाल रखी है इसमें, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, टाइम, ये सब बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बट मुझे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगी, फीचर ढूंढूंगी कि कैसे मैंने हटाऊं। तो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू एंट्री, फाइंड, डिलीट एंड कस्टमाइज कॉलम्स। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम बनाऊंगी, अपने हिसाब से कॉलम्स बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन क्लिक करूंगी। उसके अंदर बहुत सारी फील्ड जाने की, क्या मैं टाइटल रखना चाहती हूँ, मैं नहीं रखना चाहती, देन मैं क्या करूंगी, डिलीट कर दूंगी। इस तरीके से मैं क्या करूंगी, इनको डिलीट करती दूंगी। लास्ट नेम नहीं चाहिए, आई विल डिलीट इट। तो इस तरीके से जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई नया अपनी तरफ से लेना है तो वो फील्ड में इसके अंदर ऐड भी कर सकती हूँ अपनी तरफ से। ये जो ऑलरेडी गिवन फील्ड्स है इनके अलावा भी मैं अपनी तरफ से कोई फील्ड नेम दे सकती हूँ। तो वो मैं यहाँ पर टाइप करूंगी, आई विल क्लिक ऑन ओके, और मेरी एक नई फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फील्ड सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड्स जो है रखी है अपने पास, उनको छोड़ के अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने फील्ड सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास वही वही फील्ड सारी जो मैंने वहां पर सिलेक्ट की थी, जो डिलीट कर दी है वो सारी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, एंट्रीज डालेंगे। मान लीजिए फर्स्ट नेम इज, अपना नाम ही डाल देती हूँ मैं, निशा। कंपनी मान लीजिए मैंने एसीबी डाल दिया, सिटी मैंने हरियाणा डाल दिया, बस ठीक है, इतना बहुत। उसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री डालूंगी अपनी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट एंटर दबा के हम न्यू एंट्री नहीं डाल सकते। आई विल क्लिक ऑन न्यू एंट्री, एंड यहाँ पर मैं मान लीजिए पूजा डाल देती हूँ। सेम यहाँ पर कुछ सिटी डाल दिया मैंने, कंपनी नेम डाल दिया। इस तरीके से मैं अपनी एंट्रीज भरती रहूंगी। इस तरीके से मैंने अपना कंटेंट, अपनी लिस्ट एक जनरेट करूंगी, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। ओके पे क्लिक करते ही वो मुझसे कहेगा कि भाई जो आपने अपनी ये लिस्ट बनाई है आप उसको सेव कर लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर चाहिए हो तो आप उसको सेव करके रखें इन फर्दर यूज के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फाइल नेम डाल देती हूँ। सिंपली इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद ये आपको एक आउटलुक सा दे रहा है कि ये आपकी लिस्ट है, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। ओके फाइन, आई विल क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। मेरी जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, मर्ज करना स्टार्ट करूंगी उस लिस्ट को। वो जो दो नाम मैंने वहां पर लिखे हैं, निशा और पूजा, और उनकी जो डिटेल्स वहां पर लिखी हैं, उन डिटेल्स को मुझे क्या करना है, उसके साथ मर्ज करना है इस गिवन लेटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से आइए। यहाँ पर ये जो मेल मर्ज का आपके पास विंडो खुला हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे राइट योर लेटर पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ही आपके पास प्रीव्यू योर लेटर का ऑप्शन आ रहा है। मतलब अब मैं अपने सारे लेटर्स, जो कि सिर्फ 2 बनाए हैं मैंने, अगर आप 100 नाम डालते तो 100 बन जाते। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, प्रीव्यू योर लेटर। अभी प्रीव्यू से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने फील्ड्स नहीं डाली है। फील्ड्स मतलब यहाँ पर टू के बाद नाम, एड्रेस वगैरह मुझे डालना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। उसके अंदर देखिए वो सारी फील्ड्स आ रही है जो मैंने वहां पर उस वक्त एंटर की थी कि भाई मुझे ये फील्ड्स चाहिए। तो मैं मान लीजिए फर्स्ट नेम ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सिटी। देखिए अपने आप ही ले रहा है वो, हरियाणा। उसके बाद मैं स्टेट, मैंने क्या लिया था, ओके कंपनी ने लिया था। इस तरीके से जहां जहां मैं क्लिक करूंगी वहां वहां पे मेरी फील्ड्स आती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर, जो प्रीव्यू रिजल्ट है आपका मेन्यू बार से नीचे जो ग्रुप आ रहा है प्रीव्यू रिजल्ट्स, उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आपने अगर 2 लोगों का लेटर बनाया है, या 50 का बनाया है, 100 का बनाया है, तो वो आप यहाँ पर एक बार उसका प्रीव्यू ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकालने से पहले कि लेटर मेरा किस तरीके का दिख रहा है। तो देखिए मैं पीछे जाऊंगी तो निशा का निकल रहा है, आगे जा रही हूँ तो पूजा का निकल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने 100-200 जितने भी लेटर्स हैं वो हम बना सकते हैं। तो ये सिंपल, एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको मेल मर्ज का, एकदम सिंपल यूसेज। उसके बाद अगर मैं एमएस वर्ड के ही एक आधे और टॉपिक्स में डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता होते हैं।
तो इसके अंदर दो ऑप्शन और है हमारे पास, एक है हमारा मैक्रोज। मैक्रोज, सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोज यूज किस लिए होगा। देखिए मेल मर्ज और मैक्रोज। मेल मर्ज के अंदर मैंने क्या किया, अगर मुझे 100 लोगों को लेटर भेजना है और मैं चाहती हूँ 100 लोगों को लगे कि वो पर्टिकुलर लेटर उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है, वो बिल्कुल अलग अलग लगे एक दूसरे के से, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करें कि लेटर 100 बनेंगे और अलग अलग नामों से बनेंगे, अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबरों से बनेंगे। ठीक है। पर मैक्रोस में क्या करेंगे हम, ये हम तब यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई कंटेंट लिखा, जैसे कि हम एप्लीकेशन के अंदर हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, टू द प्रिंसिपल, कुछ कुछ कंटेंट स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा सेम रहता है, मतलब सब्जेक्ट या फिर स्टार्टिंग में दो चार लाइनें वो हमारी हमेशा लेटर के अंदर कॉमन रहती है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई मुझे अगर 20 लेटर लिखने हैं, 20 बार लिखने हैं, तो मैं उसको बार बार टाइप करना नहीं चाहूंगी, मैं उस स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम में सेव कर दूंगी। तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो हमें मैक्रोस प्रोवाइड करता है, ये एक कमांड की रिकॉर्ड कर लेगा, और ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को जब भी आपको दोबारा कभी चाहिए हो तो आप उसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से रिफैच कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, सबसे पहले हम देखेंगे अपने मेन्यू बार की तरफ। मेन्यू बार के अंदर आपके पास व्यू का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, इसके ऊपर आप सबसे लास्ट ग्रुप पे चले जाइए, मैक्रोस। अब मैक्रोस ऑप्शन के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे तीन चीजें पूछ रहा है, तीसरा एक्टिव नहीं है अभी। पहला है व्यू मैक्रोस एंड सेकंड इज रिकॉर्ड मैक्रोस। अभी मैं व्यू मैक्रोस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कोई मैक्रो नहीं बनाया है, पर अगर आप फिर भी इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर पुराने किसी ने मैक्रोस जिसमें सेव किए हुए हैं वो आपको खुल जाएंगे, बट अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगी कि मैं अभी सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया रिकॉर्ड। अभी मुझे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपने मैक्रो का नाम क्या देना चाहते हैं। लेट्स आई राइट माय नेम। ठीक है, मैंने इस मैक्रो को अपना नाम दे दिया। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले मैं बटन की हेल्प से आपको बताऊंगी। आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, मैक्रो का नाम दे दिया और बटन वाले ऑप्शन पे जब क्लिक किया और ओके किया, तो आपको क्या दिख रहा है, माउस की साइड में आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप दिख रहा होगा जो माउस के साथ चिपक गया है। इसका मतलब जब तक ये बॉक्स आपके माउस के साथ है, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगी वो रिकॉर्ड होगी, टू द, या फिर मैं कुछ भी कंटेंट अपना डाल रही हूँ, लेट्स सपोज, इसको मैंने कुछ भी लिख दिया, ये सब मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ ठीक है इतनी रिकॉर्डिंग बहुत है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से मैक्रोस पे जाऊंगी एंड आई विल क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन। इससे क्या हुआ, मेरा देखिए माउस के साथ में जो सिंबल आ रहा था वो हट गया, मतलब अब मैंने जो ये चार लाइनें हैं ये मेरी रिकॉर्ड हो गई हैं। अब मैं क्या चाहूंगी, एग्जीक्यूशन। ये चार लाइनें मैं बार बार नहीं लिखना चाहती, बार बार मैं रिकॉर्डिंग से उठाऊंगी। अब कैसे, यहाँ पर आप मैक्रोस पे जाएंगे और व्यू मैक्रोस का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका, मैंने निशा सी के नाम से अपना मैक्रो बनाया था। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड रन। देखिए आपके पास वही चार पांच लाइनें फिर से आ गई थी। वैसे आप इससे बेटर तो हम कट कॉपी पेस्ट से ज्यादा जल्दी कर लेते हैं, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन बता देती हूँ शॉर्टकट की हेल्प से। वो कैसे होगा, दोबारा से हम यही चीज रिपीट करेंगे। दूसरा तरीका जो है मेल मर्ज यूज करने का, लेट्स सपोज मैं अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करूंगी और दूसरा ऑप्शन बता देती हूँ मैक्रो को दूसरा तरीके से कैसे यूज करना है। अगेन आई विल गो ऑन मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस। मैंने अपने मैक्रो का नाम इस बार रिकॉर्ड रखा है। इस बार मैं बटन पे क्लिक ना करके कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक करा। अभी मुझे क्या कह रहा है कि अपनी तरफ से एक शॉर्टकट की जनरेट करिए, जिसकी हेल्प से वो जो रिकॉर्डेड मटेरियल है वो मैं उठा चाहिए, जो कि पहले से करती हो वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए जो है ले लिया, इसको मैं असाइन कर सकती हूँ, ये अवेलेबल है। आई विल क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन। जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल।
हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आ रही है? तो देखिए, मैंने मैक्रोस का सेकंड वाला ऑप्शन यूज किया है, कीबोर्ड वाला। अब मेरी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अब जो भी मैं लिखूंगी वो अगेन मेरा जो है रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली स्टॉप रिकॉर्ड का तो मेरे को ऑप्शन डालना होगा, स्टॉप रिकॉर्ड में। अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब मैं ये 3 लाइनें जो मैंने रिकॉर्ड की हैं कीबोर्ड वाले फीचर की हेल्प से, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की असाइन कर दी है इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड डेटा के लिए। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली अपने रिकॉर्डेड जो मैंने शॉर्टकट की असाइन की है उसको क्लिक करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट ए। तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ए करते ही यही मेरी 3 लाइनें जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार अपनी स्क्रीन पर ला सकती हूँ। तो सिंपली बस 2 ऑप्शंस थे, बटन्स एंड सेकंड ऑप्शन वाज कीबोर्ड्स। तो कीबोर्ड्स की हेल्प से तो मैंने क्या किया, आपको शॉर्टकट की हेल्प से रिकॉर्डेड कंटेंट को एक्सेस करने का ऑप्शन बताया। जबकि जो पहले वाला था, बटन वाला था, उसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग अगर है तो हम कट कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे इससे पहले को। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा मैक्रोस का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 2 मिनट का है, मैं फिर भी बताना चाहूंगी इस टॉपिक को, वो है हमारा हाइपरलिंक। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक नाम से ही अगर आप देखें तो हाइपर लिंक का मतलब कि मैं इस पे क्लिक करूं किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर या किसी किसी भी शेप के ऊपर, तो वो क्लिक करने के बाद मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में भी आप ये यूज कर सकते हैं, एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कंटेंट में इस पेज पर लिखती हूँ, पर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो मैं इस पेज पर नहीं, यहाँ पर लिंक छोड़ना चाहती हूँ कि आप इस लिंक पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर पेज पर चले जाएं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। पहले उसको मैंने किसी से लिंक नहीं किया है, खाली एक बटन बना लेते हैं। उसका तरीका क्या होगा, मेन्यू बार के अंदर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर ये देखिए, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास लिंक ग्रुप आता है। लिंक ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है हाइपर लिंक। आई विल क्लिक ऑन दिस। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है, सबसे पहली जो चीज मुझसे पूछ रहा है वो है कि आप किस नाम का लिंक बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो मैं इसमें क्या करूंगी, कोई भी नाम दे दूंगी अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने हाइपर लिंक नाम से ही एक लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। फिर वो मुझे क्या कह रहा है, कहाँ आपने इस हाइपर लिंक नाम का जो लिंक बनाया है उस पे क्लिक करके मैं कहाँ पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक लोकेशन दे देती हूँ। वो लोकेशन क्या होगी मैं बता देती हूँ पहले आपको। देखिए, मैं अपना डेस्कटॉप दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारी फाइल्स हैं, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, डेटा वैलिडेशन। ये बहुत सारी मैंने अपना कंटेंट यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। इन्हीं में से कोई एक फाइल मैं उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लिंक करूंगी। ठीक है, तो मैं जाऊंगी सबसे पहले व्यू ऑप्शन पे, सॉरी इंसर्ट, एंड आई विल क्लिक ऑन हाइपरलिंक। आई विल गिव पर्टिकुलर नेम टू दैट लिंक, हाइपरलिंक। उसके बाद इस लिंक को कहाँ से कनेक्ट करना है, मैंने अभी आपको बताया डेस्कटॉप की जो मैंने इतनी सारी फाइल्स बनाई हो उस एक फाइल को मैं इस लिंक से कनेक्ट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डेस्कटॉप डालूंगी सबसे पहले कि मेरी फाइल जो है जो मुझे लिंक करनी है वो डेस्कटॉप के ऊपर है। आई विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप। अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप की सारी फाइल्स खुल गई हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग नाम की एक फाइल है, उसको इससे लिंक किया है। तो देखिए मैं इस पर जैसे ही ओके करूंगी, हाइपरलिंक नाम का एक लिंक क्रिएट हो गया। मैंने यही नाम दिया अपने लिंक को। अब मैं इसका क्लिक करने के लिए क्या करूंगी, कंट्रोल दबाकर माउस की हेल्प से क्लिक करूंगी। खाली अगर आप माउस की हेल्प से इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिकेबल नहीं होगा। तो आपको अगर इसको क्लिक करना है, यू विल फर्स्ट क्लिक ऑन कंट्रोल ऑप्शन फ्रॉम योर कीपैड एंड देन क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस। देखिए, उस पर क्लिक करने के बाद आप सॉर्टिंग वाली फाइल पर पहुंच गए, क्योंकि मैंने हाइपर लिंक वाले लिंक को किस फाइल से लिंक किया था, सॉर्टिंग वाली फाइल से, जो कि मेरी डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर थी। तो ये एक सिंपल तरीका है हमारा हाइपर लिंकिंग का। तो ये मैंने 3 छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बताए जो मैंने डिस्कस किए हैं अभी। वो थे हमारे एमएस वर्ड के थोड़े से
एडवांस टॉपिक्स। वैसे एमएस वर्ड के बाकी सारे टॉपिक्स तो इजी होते हैं, बट ये तीनों टॉपिक्स थोड़े थोड़े वो काफी लोगों को कभी कभी नहीं आते होते हैं। तो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे वो होंगे हमारे एडवांस एक्सेल। नॉर्मल एक्सेल की बात नहीं करेंगे। हाँ जी संतोष मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अपना एडवांस एक्सेल का सबसे पहला टॉपिक करेंगे। सबसे इजी टॉपिक उठाती हूँ मेरा, वो है गोल सी, जिसको कि हम व्हाट इफ एनालिसिस का नाम भी देते हैं। व्हाट इफ का मतलब क्या हुआ? व्हाट इफ का मतलब हुआ कि कभी कभी हमें प्रिडिक्शंस लगानी होती है, फोरकास्टिंग करनी होती है। जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वैसे ही हमें बहुत सारी चीजों में फोरकास्टिंग करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, वर्किंग आवर्स, रेट पर आवर एंड सैलरी। क्वेश्चन हम लेट करते हैं कि मान लीजिए एक आदमी 42 घंटे काम करता है, और वो 42 घंटे काम कर रहा है, पर एक घंटे का वो कितने पैसे ले रहा है? 16.5 रुपीज। ठीक है जी। अब उसकी सैलरी कितनी होगी ये तो मुझे बिल्कुल पता है, ऑब्वियसली सैलरी कितनी होगी। हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास वर्किंग आवर्स दे रखे हैं कि अगर मैं 42 घंटे काम करती हूँ और एक घंटे के मैं 16.5 रुपीज ले रही हूँ, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी सैलरी निकल आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन अब ये उठता है कि मुझे जो सैलरी है वो 1,000 रुपए चाहिए। जो यहाँ पर आपको 693 दिख रही है, उसके बजाय मुझे सैलरी 1,000 रुपए चाहिए। तो उसके लिए मुझे कितने घंटे काम करना होगा? ये मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग जो करते हैं, बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स जो होती है, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर इतने लोग काम करते हैं तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं। तो हम इसके अंदर लेट करेंगे कि अगर मुझे सैलरी 1,000 रुपए चाहिए तो मुझे कितने घंटे काम करना होगा। फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर मैं 42 घंटे काम कर रही हूँ और एक घंटे के मैं 16.5 रुपीज ले रही हूँ, तो मेरी सैलरी है 693 रुपीज। पर अगर मैं 1,000 रुपए कमाना चाहती हूँ तो मुझे कितने घंटे काम करना होगा? ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका है इसके अंदर, आप इसके अंदर मेन्यू बार के डेटा ऑप्शन के पास जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास डेटा टूल्स करके ग्रुप आता है, उसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है गोल सी। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए ये यहाँ पर मेरा ऑलरेडी क्लिक था, तो सेट सेल यहाँ पर इसने E4 ले लिया, क्योंकि मुझे सैलरी ही सेट करनी है। कितनी सेट करनी है? 1,000। तो मैंने यहाँ पर सेट सेल में सैलरी वाला सेल लिया है। कितना सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, 1,000। सैलरी वाले ऑप्शन को मुझे 1,000 सेट करना है। आगे बढ़ते हैं। किस सेल को बदल के? ऑब्वियसली मुझे वर्किंग आवर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि अगर मुझे 1,000 रुपए सैलरी चाहिए तो मुझे कितने घंटे काम करना है। मुझे ये वाली सेल जो है चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये डॉलर वाला सिंबल हमें हटाना पड़ेगा। तो मेरी A4 पे सेट कर दिया, क्योंकि मुझे वर्किंग आवर्स चेंज करना है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके वर्किंग आवर्स चेंज हो गए हैं। जो कि 42 आवर्स था वो अब कितना हो गया? 16.60 इस तरीके से चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसको जैसे मैं 1,000 करूंगी, मेरा वर्किंग आवर जो था वो 16.6060 इस तरीके से चेंज हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, सिंपली कि मैंने सैलरी को सेट कर दिया और ये पता लगा लिया कि अगर मुझे इतनी सैलरी चाहिए तो मेरे वर्किंग आवर्स मुझे कितने देर काम करना होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक एमएस एक्सेल था, जिसे हम वर्टिक एनालिसिस भी बोलते हैं और गोल शीट का नाम भी हम इसको दे देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है हमारा लिंकिंग एंड बेडिंग। ये क्या चीज है, इसकी बात कर लेते हैं। लिंकिंग एंड बेडिंग हम तब यूज करते हैं जब मैं क्या करूंगी। देखिए हो सकता है कि
मैंने अपनी, ये जो आपको डेटा दिख रहा है अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने एमएस एक्सेल के ऊपर बनाया हुआ है। मैं इसी डेटा को उठाकर एमएस वर्ड के अंदर क्या करूंगी, कॉपी मारूंगी। वो तो मैं कॉपी पेस्ट करके भी कर सकती हूँ, पर डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर आपने मान लीजिए सुरेश के यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, रोल नंबर दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है। मान लीजिए मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर सुरेश के कंप्यूटर के नंबर बदल दिए, तो मैं यही चाहूंगी कि वो जो मैंने ये कॉपी मार के अपने एमएस वर्ड में किया है वहां पर भी वो अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम लिंकिंग एंड वेडिंग का ऑप्शन यूज करने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ। देखिए, मैंने सिंपली एमएस एक्सेल शीट खोली, उसके ऊपर ये पूरा कंटेंट टाइप कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल सिलेक्ट दिस होल कंटेंट एंड आई विल क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। सिंपली कॉपी में मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, एक एमएस वर्ड फाइल खोल लूंगी नॉर्मल। मैं अब क्या करूंगी, जो मैंने कंटेंट एमएस एक्सेल के अंदर लिखा हुआ था उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पेस्ट करूंगी। सिंपली पेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट हाइपरलिंक। तो सबसे पहली बात कि जो मैं आपको लिंकिंग एंड एम्बेडिंग करा रही हूँ उसके लिए हम इसके लिए पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, पेस्ट एंड पेस्ट लिंक। अगर आप पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो अगर मैं एक्सेल शीट पे कोई अपडेट करूंगी तो वो आपकी यहाँ पर अपडेट नहीं होगी। पर अगर आप पेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी अपडेट एक्सेल शीट में करोगे वो साथ के साथ आपकी एमएस वर्ड पर भी होती रहेगी। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं। पेस्ट लिंक पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर किस फाइल से मर्ज कर रही हूँ इसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने वहां से उठाकर यहाँ पर लिंक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आई विल क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो देखिए क्या दिख रहा है मुझे, सिंपल वहां से उठाकर मेरा डेटा वर्ड पर आ गया, एक्सेल से उठाकर वर्ड पर आ गया। अब डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर सुरेश के कंप्यूटर में मार्क्स कितने हैं, 50, 50 मार्क्स है। एक्सेल शीट के अंदर देखते हैं एक बार। देखिए एक्सेल शीट के अंदर सुरेश के कंप्यूटर में 50 मार्क्स हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने यहाँ का कंटेंट वहां पेस्ट किया है तो मार्क्स तो कंप्यूटर में सुरेश के सेम ही रहने वाले हैं। पर मान लीजिए अब मैं यहाँ पर सुरेश के मार्क्स जो है थोड़े चेंज कर दूं। मैंने मार्क्स कर दिए सुरेश के 55, एंटर। अब देखिए क्या होगा, मैं वर्ड फाइल पे जाऊंगी। देखिए यहाँ पर आपने 55 लिखा था क्योंकि पहले कंप्यूटर में मार्क्स कितने थे सुरेश के, 50 मार्क्स थे। मैंने यहाँ पर अपडेट किया उसको 55 किया, तो आप एमएस वर्ड के अंदर भी देखेंगे आपका वो 55 ही आपको विजिबल होगा। मैं दोबारा से एक बार चेंज कर लेती हूँ। मान लीजिए फिजिक्स में उसके आ गए 62 मार्क्स, एंटर।
देखिए यहाँ पर मैंने 665 किया है अगर अपनी एक्सेल शीट के अंदर, ये मैंने 665 अपडेट किया है। तो जब आप एमएस वर्ड के अंदर देखें तो देखिए मैथ्स के मार्क्स उसके वहां पर भी 665 ही हो रहे हैं। तो दोनों जगह आपका जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी 665 हो गया है जो कि आपने अपडेट अपनी एक्सेल शीट के अंदर किया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने एक अपना डेटा एक्सेल शीट में बनाया है और उसको मैंने उठाकर अपना एमएस वर्ड के अंदर अगर लिंक किया है, तो लिंकिंग इस तरीके से हो कि अगर मैं एक तरफ बदलाव करूंगी तो दूसरी तरफ भी वो बदलाव अपने आप अपडेट हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का ऑप्शन आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटिंग डेटा। मैम निशा मैम, एक दीप्ति मैम कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। निशा मैम, आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लीजिएगा प्लीज। ओके बाकी ओके और ओके। सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक हम ग्रुप फोटो ले लेते हैं पहले। निशा मैम प्लीज आप एक बार शेयर स्टॉप कर दीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिएगा एक बार इसको। ओके मैम। गिव मी 2 मिनट्स ओनली बस। निशा स्क्रीन स्टॉप करना। एक सेकंड मैम, कर रही हूँ। मैंने स्क्रीन स्टॉप नहीं किया है। I'm requesting to all the participants, please on your video. So Dosh ma'am, Mahesh sir, Chaman sir, Manmohan sir.
प्लीज पार्टिसिपेंट्स एक बार और अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। All of you participants, please on your video. संतोष मैम, महेश सर, यार अब ये व्हाट्सएप नहीं हो रहा। कौन सा? हाँ हो गया। Thank you, sir. Thank you to all of you. Nisha ma'am, now you can please continue your lecture. Okay, ma'am. Thank you so much. हाँ जी, तो जो मैं टॉपिक अपना नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया कंसोलिडेटिंग डेटा। तो कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पर प्लेस्ड डेटा को एक जगह कंसोलिडेट करना। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे का सेमेस्टर 1 मतलब मान लीजिए मैंने किसी क्लास का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट एक शीट के अंदर स्टोर किया हुआ है और सेकंड सेमेस्टर का दूसरी शीट में स्टोर किया हुआ है। तो मैं क्या चाहूंगी कि उन दोनों के मार्क्स, दोनों सेमेस्टर के मार्क्स बच्चों के ऐड होके तीसरी शीट के अंदर कंसोलिडेट होकर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ रिजल्ट ऑफ सेमेस्टर 1। यहाँ पर मैंने नॉर्मल चीजें डाल दी हैं, रोल नंबर, नेम, कंप्यूटर के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स। यहाँ पर बच्चों के नाम लिख दिए। तो ये मैंने शीट 1 के अंदर डाला है सेमेस्टर 1 का रिजल्ट। मैं क्या करूंगी शीट 2 के अंदर, शीट 2 के अंदर आप देखें तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट ऑफ सेमेस्टर 2 डाला हुआ है। तो उन्हीं बच्चों का, उन्हीं रोल नंबर्स का जो इन तीनों सब्जेक्ट्स में सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स हैं वो अलग अलग है। शीट 1 में देखिए इसके राजेश के कंप्यूटर में मार्क्स 66 हैं और शीट 2 के अंदर इसके सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर में मार्क्स 62 हैं। तो मैं क्या चाहूंगी कि सेमेस्टर 3 के सॉरी ये पेज या शीट 3 के अंदर मैं क्या करूं, कंबाइंड रिजल्ट बना दूं इनका, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। वो चीज मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कंसोलिडेटिंग के लिए, कंसोलिडेटिंग का जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है डेटा ऑप्शन के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा टूल्स के अंदर, डेटा टूल्स जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके अंदर आपके पास कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है। आई विल क्लिक ऑन दिस कंसोलिडेट। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने फंक्शन पूछा है कि आप सम कराना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको भी सम का एग्जांपल करके बता रही हूँ कि मैं सम ही रहने दूंगी। उसके बाद है रेफरेंसेस।
रेफरेंसेस का मतलब कहाँ कहाँ से मुझे मटेरियल उठाकर कंसोलिडेट करना है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई पुराने वो रेफरेंसेस नहीं हुए, उनको मैं पहले डिलीट कर लेती हूँ। ओके, अब मैं रेफरेंसेस डालूंगी। सबसे पहले शीट 1 से मैं उठाऊंगी अपने कंटेंट को। मैं जाऊंगी शीट 1 पे और मैं क्या करूंगी, अपने इस वाले डेटा को जो मुझे कंसोलिडेट करना है, इसकी रेंज जो है मेरी यहाँ पर रेफरेंसेस में आपको लिखी हुई आ रही होगी, इसको मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर ऐड। अब मेरा जो शीट 1 का कंटेंट था वो मेरा ऐड हो गया है। अब मैं कहा जाऊंगी शीट 2 के पास। अब शीट 2 का भी यही वाला कंटेंट जो है मैं क्या करूंगी, ऐड करना चाहूंगी। तो देखिए इसका रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली आने लग गया है। आई विल क्लिक ऑन ऐड। तो अब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो कंटेंट था वो मैंने ऐड कर लिया है। और मुझे ये कंसोलिडेट कहाँ पर करना है, शीट 3 के अंदर। तो मैं जाऊंगी शीट 3 के पास। शीट 3 के पास जब जाऊंगी तो ये रेफरेंस अपने आप से ले रहा है। इस रेफरेंस को आप पुराने वाले रेफरेंस को पहले हटा लीजिए और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए यूज लेबल्स में आपके पास ऑप्शन आ रहा है टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। अभी इस वक्त मैं किस पर क्लिक करूंगी, क्लिक लिंक्स टू सोर्स डेटा ऑप्शन के ऊपर। वो मैं क्यों कर रही हूँ, लिंक का मतलब क्या हुआ कि मैंने जब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके थर्ड शीट में डाला है, तो इन केस इन फ्यूचर मुझे पता चला कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज हुए हैं, तो मैं क्या चाहूंगी कि ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड शीट के अंदर वो डेटा मेरा अपडेट होकर आए, मुझे बार बार ठीक ना करना पड़े। तो उसको एक्सेस करने के लिए, इस वाली फीचर को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, ओके। ओके करते ही आपका देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर इसके कंप्यूटर में 56 मार्क्स थे, वहीं इसके सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर में 62 मार्क्स थे। तो शीट 3 के अंदर उन दोनों को ऐड करके इन्होंने यहाँ पर 118 मार्क्स इसके कंप्यूटर के अंदर शो कर दिए हैं। अब मान लीजिए मैंने इसके कंप्यूटर के मार्क्स बदले, देखिए यहाँ पर मैंने जब 32 कर दिया और यहाँ पर 62, तो पुराना जो मेरा मार्क्स का टोटल 118 था वो अब कितना हो गया, 94। तो मैं कोई भी चेंज यहाँ पर करूंगी, मान लीजिए 75 है, यहाँ पर मैं 75 की जगह 63 कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपके जो चेंजेस हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं शीट 1 के अंदर कोई चेंज करूंगी या शीट 2 के अंदर किसी भी मार्क्स के अंदर चेंज करूंगी, वो ऑटोमेटिकली आपका शीट 3 के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी दो डिफरेंट शीट्स को पहले तो कंसोलिडेट करेंगे एक शीट के अंदर, उसके बाद कोई भी अपडेट मेरा शीट 1 में या शीट 2 के अंदर होगा तो वो मेरा अपडेट जो है शीट 3 के अंदर विजिबल ऑटोमेटिकली होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को यूज करते हैं अपना एक्सेल के अंदर। तो अभी टॉपिक मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है। सॉर्टिंग के अंदर क्या, ऑब्वियसली हम सॉर्टिंग में क्या करते हैं कि या तो मैं क्या करूंगी अपने डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं कि बढ़ते क्रम में लगा दीजिए, घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं अल्फाबेट्स में क्या करूंगी A to Z या फिर Z to A, इस तरीके से हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। आई विल सिंपली सिलेक्ट इट, आई विल गो ऑन डेटा ऑप्शन एंड यहाँ पर आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन आता है। वो आपसे पूछेगा किस तरीके से सॉर्ट करना चाहेंगे। तो सॉर्ट बाय में आपके पास सारे जितने भी कॉलम्स यहाँ पर आपके हैं, नेम, रोल नंबर, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ्स, टोटल, ये सारे की सारी फील्ड्स इसमें अपने आप ही यहाँ पर उठा लिए हैं वहां से। तो आप चाहे नेम से, मान लीजिए मैं नेम से करके दिखाती हूँ आपको एक बार। नेम मैंने यहाँ पर सॉर्ट बाय में ऑप्शन ले लिया है और मैं नेम को क्या चाहती हूँ, A to Z नहीं Z to A अप्लाई करना चाहती हूँ। जो Z या जो पहले Z होगा वो पहले आएगा, जिसका अल्फाबेट Z से स्टार्ट होता है।
या फिर एक्स से स्टार्ट होता है वो पहले आएंगे एज कम्पेयर टू ए बी सी डी। मैंने यहाँ पर जेड टू ए वाला सॉर्टिंग ऑर्डर लगाया, आई विल क्लिक ऑन ओके। देखिए ये अपने आप से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है अपने हिसाब से। वैसे ही मैं रोल नंबर के ऊपर भी लगा सकती हूँ, सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लगा सकती हूँ, अपने हिसाब से मैं यहाँ पर सॉर्टिंग ऑप्शन किसी पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यहाँ पर रोल नंबर पे अप्लाई करते हैं। रोल नंबर को मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज कर देती हूँ। तो देखिए स्मॉलेस्ट वाला सबसे नीचे आ गया और लार्जेस्ट वाला सबसे ऊपर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। एक हो गया कि मान लीजिए मैंने अलग अलग कलर्स में लिखे हुए हैं, कलर्स मैंने अलग अलग डाल दिए हैं इसके अंदर। मान लीजिए जो 45 था ये मैंने किसी कलर में लिखा है, ये दूसरे कलर में डाल देती हूँ मैं, मान लीजिए ग्रीन, तो दूसरे कलर में डाल देती हूँ मान लीजिए। इस तरीके से मैंने हर एक रोल नंबर को अलग अलग कलर्स में डाल दिया। तो कलर के बेसिस पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं वही सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाऊंगी अपने, यहाँ पर आपके पास सॉर्ट ऑन वैल्यूज का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर सेल के कलर के बेसिस पे या फिर फॉन्ट कलर के बेसिस पे या सेल के आइकन के बेसिस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सेल फॉन्ट कलर के बेसिस पे सॉर्ट करूंगी। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। यही 3 कलर्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, यही 3 कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो कलर के बेसिस पे भी हम सॉर्टिंग अपनी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था हमारा सॉर्टिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हमारा फिल्टरिंग एंड एडवांस फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? जब मैं अपने डेटा पर किसी तरीके की फिल्टरिंग लगाऊं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वही बच्चे रहें जिनके फिजिक्स में 72 मार्क्स हैं, या फिर सिर्फ वही बच्चे रहें जिनके फिजिक्स में 50 से ऊपर नंबर हो, उससे नीचे वाले नहीं आ सकते। तो मैंने कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट यूज करूंगी जिसके बेसिस पे मैं फिल्टरिंग करूंगी। जैसे कि मैंने लगाया कि जिन बच्चों का टोटल 100 से ऊपर है सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर रहेंगे, या फिर जिनके 200 से ऊपर है सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी फिल्टरिंग का ऑप्शन लगाते हैं। तो फिल्टरिंग हमारी 3 तरीकों से होती है, नॉर्मल फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग और एडवांस फिल्टरिंग के अंदर भी 2 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले फिल्टरिंग का ऑप्शन आता कहाँ पर है हमारा? फिल्टरिंग का ऑप्शन आता है हमारा डेटा के पास। डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अभी ये नहीं ले रहा है क्योंकि पहले मुझे डेटा को करना होगा सिलेक्ट। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने डेटा ऑप्शन पे एंड आई विल क्लिक ऑन फिल्टर। तो देखिए हर एक जो कॉलम का हेडिंग था, नेम, रोल नंबर, कंप्यूटर, फिजिक्स, इनमें आपके एरोस टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप सॉर्ट करना चाहते हैं ए टू जेड, या फिर जेड टू ए, या फिर कलर के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। उसी तरीके से आप इनमें से अगर कुछ पर्टिकुलर बच्चों को ही रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर नाम आ रहे हैं, इन नामों में से अगर मैं कोई नाम हटाना चाहूँ, मान लीजिए मैं राजीव पे क्लिक कर देती हूँ, मैं ओके ओके किया, तो देखिए राजीव यहाँ से क्या हो गया, फिल्टर आउट हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, फिल्टरिंग कर सकती हूँ, नॉर्मल फिल्टरिंग हर एक कॉलम के ऊपर। दूसरा मेरा क्या तरीका है, एडवांस फिल्टरिंग का। एडवांस फिल्टरिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं शेडिंग को यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ और मैं फिल्टरिंग का एट्रीब्यूट क्या रख रही हूँ, वैल्यू क्या रख रही हूँ कि सिर्फ वही बच्चे रहें जिनका टोटल 200 से ऊपर है। मैंने यहाँ पर फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है किस बेसिस पे फिल्टरिंग करनी है उसका मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया है कि सिर्फ वही बच्चे रहें जिनका टोटल 200 से ऊपर है। ठीक है, अब ये मैंने लगा दिया। अब मैं करूंगी एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझसे पूछ रहा है 2 चीजें, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब जो फिल्टर आउट लिस्ट आएगी इस गिवन लिस्ट में से, या तो वो मैं इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही प्लेस कर दूं,
या फिर मैं उसे किसी और लोकेशन पर जो नई मेरी फिल्टर्ड लिस्ट होगी उसे, या फिर मैं किसी और लोकेशन पे प्लेस करूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला ही ऑप्शन यूज कर लेते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, उसके बाद लिस्ट की रेंज इसने अपने आप से एक्सेस कर लिया। अब मैं क्राइटेरिया रेंज लूंगी, क्राइटेरिया रेंज है मेरी ये वाली, क्राइटेरिया रेंज ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक करूंगी ताकि रिपीटेड डेटा ना आए मेरा, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या क्या कंटेंट रह गया मेरे पास, जिनका उन बच्चों का कंटेंट यहाँ पर रह गया जिनका जो टोटल है वो 200 से ऊपर है। तो एक तरीके से क्या हो गया, मेरा डेटा फिल्टर आउट हो गया और यहाँ पर सिर्फ वो बच्चे रह गए जिनका जो टोटल मार्क्स था वो 200 से ऊपर जा रहा था। एक तो ये तरीका था, मैंने इसी पर्टिकुलर डेटा के अंदर फिल्टर आउट डेटा डाल दिया। अब दूसरा तरीका क्या होगा मेरा, कि मैं फिल्टर लिस्ट को थोड़ा नीचे पेस्ट करूँ। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर से मैं एडवांस फिल्टरिंग पे जाऊंगी, ये वाली रेंज जो लिस्ट की रेंज है वो उसने अपने आप ले ली है। इस बार मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूंगी, देख लेते हैं इससे भी क्या होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब क्राइटेरिया रेंज ले लेते हैं, जो कि है मेरी ये, ले लिया। अब कॉपी टू, कौन से लोकेशन पे मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया 14 जो मेरा सेल है उस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहूंगी एंड यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, एंड आई विल क्लिक। ये देखिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा ये गिवन डेटा था इसके ऊपर मैंने ये वाली कंडीशन लगाई फिल्टरिंग की, और जो आउटपुट है मेरा वो नीचे आ गया, ना कि इसी के अंदर चेंज आ गया। तो दोनों ऑप्शन पे क्लिक करने में क्या हो रहा है कि एक पे क्लिक कर रही हूँ, एक ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे क्लिक करती हूँ, तो मेरे तो को चेंज नहीं मेरा यहीं आ पता जाएगा इसी गिवन में। क्या है एडवांस एक्सेल में। और अगर मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करती हूँ तो मैं किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे वो चेंजेस को चलो अप्लाई या कॉपी कर सकती हूँ। तो मैं कर इस लेता तरीके से हम हूँ लिंकिंग अपने कौन इस से। ऑप्शन को यूज करते हैं फिल्टरिंग एंड एडवांस फिल्टरिंग को। 3-4 शीट्स को मिला के एक शीट बना ली, अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा, अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं एक बार मैं नाम ले देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। मैंने सबसे पहले एमएस वर्ड के कुछ टॉपिक्स कराए थे आपको, मेल मर्ज, मैक्रोज एंड हाइपर लिंकिंग। मैक्रोज में मैंने रिकॉर्डिंग वाली चीज बताई थी आपको, मेल मर्ज के अंदर लेटर को मर्ज करना सिखाया था कि 200 लेटर्स, 300 लेटर्स, कितने भी लेटर्स अगर मुझे बनाने हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फंक्शन बताई थी। मैक्रोज के अंदर मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए थे, बटन एंड कीबोर्ड किया थे। कीबोर्ड वाला ज्यादा यूजफुल था क्योंकि उसके अंदर हमें सिंपली क्या करना था, एक शॉर्टकट की, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है उसको मैं एक शॉर्टकट की से सेव कर देती हूँ। तो जब भी मैं उस शॉर्टकट की को क्लिक करूंगी तो मेरा वो रिकॉर्डेड कंटेंट मेरी किसी भी लोकेशन पे मैं एक्सेस कर पाऊंगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था गोल सीख, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं फोरकास्टिंग करूँ कि अगर इतने घंटे काम कर रहा है इंसान और 1 घंटे का वो इतना पैसे ले रहा है, उसकी सैलरी इतनी है, तो अगर वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी अब चाह रहा है, 1000 रुपये चाह रहा है, तो उसे कितने घंटे काम करना होगा, वो प्रिडिक्शन करने का काम हमें गोल सीख जो है हमारा आसान कर देता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल मैथ्स यूज करेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। उसके बाद था मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, वो था लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में मैंने क्या किया था कि वर्ड और एक्सेल दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कराया था, कि अगर मैं कोई कंटेंट एक्सेल शीट पर बनाती हूँ तो मैं उसे उठाकर वर्ड पर डालूं, और अगर मैं कोई भी चेंज एक्सेल शीट के अंदर करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड फाइल के अंदर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड एडवांस फिल्टरिंग। सॉर्टिंग में मैंने एकदम सिंपल चीजें बताई कि अगर मैं किसी कंटेंट को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहती हूँ वो कैसे करेंगे। अगर मैंने सेल के कलर को या फिर सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हो उसके फॉन्ट को, उसके कलर चेंज किए हुए हैं, तो कलर के बेसिस पर भी आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया फिल्टरिंग, कि हम अपने डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, एक लिस्ट ऑफ डेटा मैंने आप लोगों को दी, लिस्ट ऑफ डेटा दी थी मैंने आपको, यही वाली लिस्ट थी। इसके अंदर अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो बच्चे उठकर बाहर आ जाएं जिनका टोटल 200 से ऊपर है, तो वो मैंने आपको दो तरीकों से बताया, एडवांस लेवल पे और एक नॉर्मल मेथड बताया था और एक एडवांस लेवल बताया था। तो अभी तक हमने ये टॉपिक्स अपने कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेटा वैलिडेशन। सॉरी, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, किसी पुरानी फाइल पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कंटेंट है, डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि मैं कोई कंडीशन लगा दूं अपनी किसी पूरी रो पे या कॉलम पे, कि
उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर आए। जैसे कि मान लीजिए मैं ये चाहती हूँ कि टोटल में सिर्फ वही वैल्यूज आए जो 100 से ऊपर है। अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर आपको यूसेज पता चल जाएगा। डेटा वैलिडेशन में मैं क्या करूंगी, पहले मान लीजिए मैंने इस पूरी कॉलम को टोटल वाले कॉलम के अंदर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ डेटा वैलिडेशन। कहीं तक भी सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट किया। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन डेटा ऑप्शन। डेटा ऑप्शन के अंदर आपको डेटा टूल के अंदर ही डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आई विल क्लिक ऑन दिस और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स खुला हुआ आएगा। वो आपसे पूछ रहा है अलाउ, क्या अलाउ करना चाहते हैं, किस टाइप की वैल्यू अलाउ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर, आप किसी भी टाइप की वैल्यू को आप अलाउ कर सकते हैं। मैं होल नंबर ले रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो नंबर है कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। या तो देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बिटवीन, नॉन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो मैं कोई भी ऑप्शन लगा सकती हूँ कि 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम बिटवीन वाला एग्जाम्पल लगा कर देखते हैं। बिटवीन, यहाँ पर मैंने ले लिया 100 और मैक्सिमम वैल्यू ले ली मैंने 200। अब मैं क्या करूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। अब मान लीजिए इस वाली वैल्यू को अगर मैं 100 में चेंज करना चाहूंगी, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। हाँ जी, एक बार फिर से मैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया एक्सप्लेन करने में। दोबारा से बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर मार्क्स, जो मैथ्स की मार्क्स है उसके ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन लगाने वाली हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया। आई विल गो ऑन, दूसरे किस सेल पर लगा के देख लेते हैं। फिजिक्स के ऊपर मान लीजिए मैंने लगाया। आई विल क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, होल नंबर, बिटवीन वाला ही ऑप्शन यूज करेंगे और मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ 50 से 60 के बीच की रेंज। तो अगर मैं यहाँ पर 50 से नीचे नंबर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या मैसेज आ रहा है, वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो जब तक वो रेंज जो मैंने सेट की है अपनी 40 से 50 तक या 50 से 60 तक, उस रेंज के बीच में अगर मैं डेटा एंटर करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मैं उससे ऊपर या नीचे जाऊंगी तो वो मेरी वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे ऑप्शन अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास नॉट बिटवीन, कि इसके बीच की रेंज नहीं होनी चाहिए या इतना ही होना चाहिए, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरीके से हमारे पास डेटा वैलिडेशन के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हैं। हम कोई भी टाइप का डेटा वैलिडेशन अपने कंटेंट के ऊपर, इनपुट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो लास्ट टॉपिक है जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, हम नॉर्मल टेबल्स भी बनाते हैं, अपने नॉर्मल चार्ट्स भी बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल चार्ट्स जब हम बनाते हैं हमारे पास एक छोटा सा टेबल गिवन होता है और उस टेबल को मैं चार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। बट अगर मैं चाहती हूँ मोर डिटेल्ड, मोर समराइज्ड चार्ट या डेटा या टेबल में अगर चाहती हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके का टेबल चाहती हूँ या बहुत ज्यादा समराइज टाइप का टेबल चाहती हूँ, तो इसलिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, कुछ कंटेंट्स डाले हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी, ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो इस टेबल को मैं पाइवट टेबल के अंदर कन्वर्ट करूंगी ताकि थोड़ा और बेटर समराइज तरीके से हमारे व्यूअर को दिखे, ताकि व्यूअर को ज्यादा एक्सप्लेन
या किसी से एक्सप्लेन ना करवाना पड़े इस टेबल को, खुद देखकर उस टेबल को समझ जाए कि टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट है और कैसे कैसे उसको समझना है, तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाए सामने वाले को हमारा कंटेंट, उसके लिए हम पाइवेट टेबल का यूज करेंगे। तो पाइवेट टेबल हमारा आता है इंसर्ट ऑप्शन के अंदर। आपका यहाँ टेबल्स के ऑप्शन में आपको पाइवेट टेबल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आपके इस कंटेंट को करूंगी सिलेक्ट, पाइवेट टेबल पर जाऊंगी, पाइवेट टेबल, और यहाँ पर ये रेंज मांग रहा है कि कौन सी रेंज में आपका डेटा है, ये रेंज मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ओके करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट नाम से एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पर चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, नीचे ये रिपोर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपको नीचे 4 बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, वैल्यूज एंड रो लेबल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, उठाकर इनको ड्रैग करके माउस के हेड से इनकी लोकेशन पे, मान लीजिए ई नंबर को मैं रो लेबल पे डाल देती हूँ। देखिए आपका चार्ट, आपका जो टेबल है वो भी बनता जा रहा है, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका टेबल भी साथ के साथ बनता जा रहा है। नेम को मैं उठा के रख देती हूँ कॉलम लेवल के अंदर, तो देखिए आपके नेम जो है आपकी कॉलम लेवल में आ गए हैं। सैलरी को मैं डाल देती हूँ वैल्यूज लेवल के अंदर। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपका क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा एक्सपेंड फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने पाइवेट टेबल को यूज करते हैं और हमारा थोड़ा ज्यादा बेटर व्यू आता है टेबल के अंदर, थोड़ा ज्यादा अच्छा टेबल है, ज्यादा समझ आएगा इसमें से अगर हम अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें। तो प्राइवेट टेबल हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माहौल देता है डेटा को समझने। किसी को किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। किसी को डाउट है, किसी टॉपिक को रिपीट करवाना है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं रिपीट कर दूं या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उनको क्लियर कर सकूं। एंड इज देयर एनी डाउट? अगर आप खुद ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज डू लेट मी नो so that I can help in solving that particular problem. महेंद्र सर, आपको कोई डाउट है? हाँ जी, इज देयर एनी डाउट? फिर कोई डाउट है तो पूछ लो। महेंद्र बात लग रहे हैं। डाउट सर। जी सर। मैम मेरे टॉपिक्स हो गए हैं, तो निशा मैम, फोन नहीं कर रहे हैं कि अगर किसी को डाउट है तो हाँ जी मैम, ऑडिबल? यस पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी को डाउट है तो वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, अपना मतलब टेक्निकली हैंड रेज कीजिए।